हेलो एवरीवन। यूपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री क्विक रिवीजन सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश साम्राज्यवाद। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अर्थ है साम्राज्यवाद एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के प्रति आक्रामक व्यवहार है। इसमें प्रत्यक्ष साम्राज्यवाद और अप्रत्यक्ष साम्राज्यवाद दोनों शामिल हैं। आर्थिक शोषण से उपनिवेशवाद जुड़ा है। उपनिवेशवाद वह स्थिति है जब कोई देश दूसरे देश पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करता है। उपनिवेशवाद का वह स्थिति है जब कोई देश बिना राजनीतिक सत्ता स्थापित किए दूसरे देश का आर्थिक शोषण अपने हितों के अनुकूल करता है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्वरूप वाणिज्यवाद 1757 से 1813। सेकंड है मुक्त व्यापार 1813 से 1857। थर्ड है वित्तीय साम्राज्यवाद 1858 से 1947। वाणिज्यवाद 1757 से 1813। इसकी प्रकृति मूलतः संरक्षणवादी स्वरूप था। कंपनी ने अपने आर्थिक एवं वाणिज्यिक हितों को संरक्षित करने का प्रयास किया। भारत में मौजूद फ्रांस जैसी विदेशी व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा की। भारतीय शासकों से अधिकाधिक व्यापारिक लाभ एवं अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न किया। उद्देश्य क्या थे इसके? भारत के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना, राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर राजस्व प्राप्त करना, कृषि एवं उद्योगों पर प्रभाव, कृषि और उद्योगों का परंपरागत भारतीय ढांचा नष्ट किया और अपनी वैश्विक हितों से प्रेरित भू राजस्व का निर्धारण एवं वसूली की। कृषि का वाणिज्यकरण, व्यापारिक फसलों को प्राथमिकता दी, जिसके फलस्वरूप भारत में भारी अकाल पड़े। जुलाहों के संदर्भ में ददनी व्यवस्था का प्रारंभ किया। समाज पर इसका क्या प्रभाव रहा वो देख लेते हैं। सामाजिक हस्तक्षेप की नीति अपनाई। 1813 तक भारत में ईसाई मशीनरियों के प्रवेश पर प्रतिबंध रखा, किंतु राजस्व व्यवस्था का कुशल संचालन एवं प्रशासनिक न्यायिक व्यवस्था लागू करने के लिए भारतीय समाज एवं संस्कृति का अध्ययन आवश्यक समझा। फलस्वरूप 1780 में कलकत्ता मदरसा, 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इससे अंग्रेजों का प्राचीन भारतीय समाज के अध्ययन के प्रति आकर्षण बढ़ा और प्राच्यवाद का उदय हुआ। प्राचीन काल में भारत को पश्चिमी समाजों की तुलना में अत्यधिक उन्नत, सुसंस्कृत एवं विकसित माना गया। प्रशासन पर इसका क्या प्रभाव रहा वो देख लेते हैं। कंपनी का स्वरूप अब व्यापारिक के साथ राजनीतिक भी हो गया। कंपनी के प्रशासन को विनियमित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। कंपनी का प्रमुख उद्देश्य भारत में स्थायी शासन प्राप्त करना था। इसलिए भारत में पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में प्रावधान किए गए। अब भू राजस्व प्रणाली, भूमि का स्थायी बंदोबस्त। भू राजस्व प्रणाली जो थी उसके अंतर्गत जो भी इन्होंने बंदोबस्त किए वो देख लेते हैं। फर्स्ट है भूमि का स्थायी बंदोबस्त। जमींदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा, मालगुजारी प्रथा, बीसरदारी प्रथा इसको कहा जाता है, इतने नाम है इसके। राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष सर जॉन शोर तथा रिकॉर्ड कीपर जेम्स ग्रांट की सहायता से 1790 में 10 वर्ष के लिए, किंतु 1793 में स्थायी तत्कालीन ब्रिटिश भारत की लगभग 19% भूमि पर लागू। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी तथा उत्तरी कर्नाटक भू राजस्व की एक स्थायी दर लागू। 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा, जबकि शेष 1/11 जमींदार को सूर्यास्त का नियम जमींदार को दिया जाता था। बाकी सूर्यास्त का नियम नियत समय पर भुगतान नहीं करने की स्थिति में जमींदार को जमींदारी से वंचित करना कर दिया जाता था। एक सूर्यास्त का नियम था जिसके अंतर्गत नियत समय पर अगर भुगतान नहीं करा तो जमींदार जो है उसको जमींदारी से वंचित कर दिया जाता था। और जो 10/11 भाग था वो सरकारी कोष में जाता था और 1/11 जमींदार को जाता था। सेकंड थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी था। 1792 ईस्वी में टॉमस मुनरो द्वारा मद्रास के 12 महल जिले में लागू की गई। आगरा में अलेक्जेंडर रीड द्वारा लागू की गई। मद्रास तथा बम्बई की वर्तमान मुंबई एवं असम के अधिकांश भाग में लागू हुई। लगभग 51% भूमि पर लागू थी है। रैयत किसानों को भूमि का मालिकाना हक, अकाल, फसल खराब आदि की स्थिति में भी लगान का भुगतान करना अनिवार्य था। मालवाड़ी बंदोबस्त क्या था वो देख लेते हैं। प्रस्ताव सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया।
भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार था। समुदाय के सदस्य अलग अलग या संयुक्त रूप से लगान की अदायगी करते थे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में लागू की गई। ब्रिटिश भारत की भूमि का लगभग 30% भाग और लगान की दर कुल उपज का 80% थी। मुक्त व्यापार देख लेते हैं, जो कि 1813 से 1857 तक। इसकी अवधारणा क्या थी? विश्व व्यापार असीमित है। प्रत्येक देश के पास विदेशी व्यापार में अधिकतम हिस्सेदारी प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर है। विश्व व्यापार का अधिकतम लाभ तभी संभव है जब संरक्षणवाद समाप्त हो जाए। 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट क्या था देख लेते हैं। चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई। इस लाइन से अनेकों बार क्वेश्चन बना है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो इसका आंसर है 1813 का चार्टर एक्ट। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई। भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों में विज्ञान एवं साहित्य के विकास के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपया कंपनी खर्च करेगी, ऐसी बात हुई थी इसमें। प्रकृति भारत को कच्चे माल के स्रोत तथा इंग्लैंड में निर्मित उत्पादों के लिए बाजार के रूप में विकसित किया गया। भारतीय समाज का पश्चिमी सभ्यता के अनुसार रूपांतरण किया गया। भारतीय समाज में हस्तक्षेप एवं सुधारों की नीति अपनाई गई। विधि के शासन के माध्यम से सामाजिक धार्मिक सुधार, सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, नर बलि पर प्रतिबंध लगाया गया। भारत में देवी काली को दी जाने वाली नर बलि और सती प्रथा के उन्मूलन का श्रेय विलियम बेंटिक को दिया जाता है। विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। मेयो के गवर्नर काल में कन्या भ्रूण हत्या निवारण अधिनियम 1870 पारित किया गया। कृषि तथा उद्योग पर इसका क्या प्रभाव रहा देख लेते हैं। ब्रिटेन स्थित उद्योग के कच्चे माल के स्रोत के रूप में व्यापारिक फसलों के उत्पादन पर बल दिया गया। कृषि में सुधारों हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया और खदानन फसलों की उपेक्षा की गई। समाज पर इसका क्या प्रभाव रहा। पश्चिमी सभ्यता का आधुनिकीकरण बढ़ा, जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास हुआ, ब्रिटिश संस्कृति का प्रसार हुआ, भारतीय समाज का विभाजन हुआ। वित्तीय साम्राज्यवाद 1858 से 1947, इसकी अवधारणा देख लेते हैं। वित्तीय साम्राज्यवाद वह साधन है जिसके द्वारा कोई देश या देशों का समूह दूसरे देश या देशों के समूह पर वित्तीय प्रभुत्व स्थापित करता है। इसके लिए वह उन देशों को ऋण स्थिति का लाभ उठाता है, उन देशों की जो ऋण स्थिति होती है उसका लाभ उठाता है। यह किसी देश पर आक्रमण करने की तुलना में बहुत सरल और अधिक प्रभावी रणनीति है। अंग्रेजों ने भारत में भी इसी रणनीति का अनुसरण किया। 1858 के बाद की प्रक्रिया में 1858 के बाद भारत में पूंजी निवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्रिटेन में श्रमिक आंदोलन, समाजवाद का बढ़ता प्रभाव और जर्मनी, फ्रांस की चुनौती के कारण पूंजी निवेश बढ़ा। निवेश से पूर्व ब्रिटिश शासन ने भारत में स्थायी शासन व्यवस्था की अपेक्षा की। रिपन, एल्गिन, कर्जन तथा भारत में पैतृक निरंकुशता की स्थापना की गई। रिपन, एल्गिन और कर्जन के द्वारा भारत में पैतृक निरंकुशता की स्थापना की गई। देशी रियासतों पर क्या प्रभाव रहा। 1858 के घोषणा पत्र में रियासतों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश क्राउन के पास आ गया। फलस्वरूप देशी रियासतों के शासक पहले से अधिक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी हो गए। कालांतर में ब्रिटिश शासन ने देशी रियासतों का राष्ट्रवादी आंदोलन के विरुद्ध उपयोग किया। रियासतों की प्रजा ने निरंकुशता से संघर्ष के लिए प्रजामंडल आंदोलन शुरू किया। प्रारंभ में प्रजामंडल आंदोलनों को कांग्रेस से सहयोग नहीं मिला। 1936 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, समाजवादियों के दबाव में कांग्रेस ने समर्थन दिया। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में पहली बार कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन को राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल किया। देश के विभाजन के बाद सरदार पटेल द्वारा देशी रियासतों का एकीकरण किया गया और वे भारतीय संघ में सम्मिलित हो गई। अब जो टॉपिक हमने किया उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं, जिससे कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक औपनिवेशिक भारत के उद्योग के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए, जूट उद्योग लगभग संपूर्णतः यूरोपियों के स्वामित्व में था। ऑप्शन बी है, सूती वस्त्र उद्योग लगभग संपूर्णतः भारतीयों के स्वामित्व में था। ऑप्शन सी है, सूती वस्त्र उद्योग आम आप में छोटा था। ऑप्शन डी, सूती उद्योग की वृद्धि सरकारी सहयोग का परिणाम थी।
तो इसमें डी सही है, सूती उद्योग की वृद्धि सरकारी सहयोग का परिणाम थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। औपनिवेशिक काल में केवल उन उद्योगों पर ध्यान दिया गया जो ब्रिटिश औद्योगिक विकास में सहायक थे। चाय, कॉफी, रबड़ व जूट उद्योग आदि ऐसे क्षेत्र थे जिसमें लगभग संपूर्णतः यूरोपियों का ही स्वामित्व था। यह ब्रिटिश शासन के निवेश के मुख्य क्षेत्र थे। सूती वस्त्र उद्योग लगभग भारतीयों के स्वामित्व में ही रहा। ब्रिटिश निवेशकों ने इसे में निवेश नहीं किया क्योंकि वे ब्रिटिश कंपनियों से ही प्रतिस्पर्धा करते थे। अंग्रेजी कपड़ों की सस्ती कीमतों के आगे भारत में हाथों से बने महंगे कपड़े टिक नहीं सके। फलतः भारतीय वस्त्र उद्योग का पतन हुआ और यह आमाप में छोटे हो गए। सेकंड है चिर स्थायी बंदोबस्त यानी कि स्तंभरारी बंदोबस्त को अन्य प्रदेशों में बहुत ही कम विस्तारित किया गया क्योंकि ऑप्शन है 1810 के पश्चात कृषि मूल्य में वृद्धि हो गई जिससे फसल का मूल्य बढ़ गया, जबकि चिर स्थायी बंदोबस्त में राज्य के अंश में वृद्धि स्वीकृत नहीं थी। ऑप्शन बी है रिकार्डो के आर्थिक सिद्धांतों का नीति निर्माताओं पर प्रभाव पड़ा। ऑप्शन सी है राज्यों को रैयत से सीधे बंदोबस्त करना कालोचित प्रतीत हुआ। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बिहार, उड़ीसा, बंगाल, यूपी के बनारस प्रखंड एवं कर्नाटक के उत्तरी भाग में लागू की गई, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का लगभग 19% भाग शामिल था। इस व्यवस्था से कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ सरकार की आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। इसका संपूर्ण लाभ केवल जमींदारों को ही प्राप्त हुआ। यह कुछ समय के लिए लाभदायक रही लेकिन इससे कोई दीर्घकालिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। रैयतों से सीधे बंदोबस्त करना अधिक उचित लगा, इसीलिए कुछ स्थानों के अलावा इस व्यवस्था को अंग्रेजों ने अन्य प्रदेशों में विस्तारित नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है स्थायी बंदोबस्त ने भूस्वामित्व का अधिकार जमींदारों में निहित किया। ऑप्शन बी है स्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकारों को ध्यान में बनाए रखा। ऑप्शन सी है स्थायी बंदोबस्त के अधीन उच्च मालगुजारी निर्धारण का भार कृषकों पर डाल दिया गया। ऑप्शन डी है स्थायी बंदोबस्त के अधीन भूमि के वास्तविक कृषकों की दशा में गिरावट आई। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, स्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक एवं यूपी के बनारस प्रखंड में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई। इसमें ब्रिटिश भारत का लगभग 19% भाग शामिल था। इसमें जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिकाना हक दे दिया गया, किसानों के भूमि संबंधी अधिकारों को छीन लिया गया, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसमें उच्च मालगुजारी निर्धारण का भार कृषकों पर डाल दिया गया। इस व्यवस्था में सर्वाधिक लाभ जमींदारों को व सर्वाधिक हानि किसानों को हुई, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में लगातार गिरावट आती गई। सरकार को भी कृषि उत्पादन में वृद्धि की तुलना में आय वृद्धि न के बराबर हुई। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषताएं हैं। एक है यह थॉमस मुनरो की उद्भावना यानी ब्रेन चाइल्ड थी। सेकंड है इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना था। थर्ड है इस प्रणाली से कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए। फोर्थ है इसको मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्सों में शुरू किया गया। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है केवल 1, बी है 1, 2, 3, सी है केवल 2 और 4, डी है 2, 3 और 4। तो इसमें बी सही है, 1, 2 और 3। व्याख्या देख लेते हैं। मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने मुंबई, मद्रास एवं असम के कुछ भागों में रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की। इसमें मध्यवर्तियों को कम करते हुए रैयतों को सीधे सरकार को लगान अदा करने की व्यवस्था की गई। इसमें किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया, किंतु किसानों की स्थिति में इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। अंतर केवल इतना हुआ कि जमींदारों का स्थान अब ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। नेक्स्ट है 1793 में स्थायी बंदोबस्त से क्या पुनर्स्थापित हुआ। ऑप्शन ए किसानों के अधिकार, बी भूमि पर जमींदारों के बुजुर्ग संपत्ति अधिकार, सी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जहाजरानी अधिकार और ऑप्शन डी महिलाओं को संपत्ति अधिकार रखने का अधिकार। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, भूमि पर जमींदारों के बुजुर्ग संपत्ति अधिकार। व्याख्या देख लेते हैं। 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, यूपी के बनारस प्रखंड में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की। इसमें भूमि का स्थायी मालिकाना हक जमींदारों को दे दिया गया। यह पैतृक एवं हस्तांतरणीय अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1793 में बंगाल के चिर स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड रिपन, सी रॉबर्ट क्लाइव और डी जॉन एडम।
तो इसमें ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1793 में कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था को बदलकर स्थायी कर दिया। इससे स्थायी बंदोबस्त इस्तिमरारी व्यवस्था कहा गया। इसमें लगान वसूली का 10/11 भाग सरकार तथा शेष 1/11 भाग जमींदारों हेतु नियत किया गया। यह व्यवस्था भारत के 19% भाग पर लागू की गई, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अतिरिक्त बनारस व उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रभाव किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए हेनरी दुंडास, बी अलेक्जेंडर रोड, सी डेविड रिकार्डो, डी माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, अलेक्जेंडर रोड। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रोड को माना जाता है। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई, अतः विकल्प बी सही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का 51% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि स्वामी माना गया। यह 30 वर्षों के लिए लागू की गई और इसकी दर 1/3 निश्चित की गई। नेक्स्ट है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रारंभिक चरण में कंपनी के निर्धारित उद्देश्य क्या थे? फर्स्ट है, भारत के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए किसानों व बुनकरों को प्रोत्साहन देना। सेकंड है, भारत की सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर राजस्व पर अधिकार करना। नीचे दिए गए कूट से चयन करें। ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1, 2 और 3, सी है 1 और 2, डी है न तो 1 न ही 2। तो इसमें बी सही है, केवल 2। व्याख्या देख लेते हैं। उपनिवेशवाद के प्रारंभिक चरण में कंपनी ने 2 उद्देश्य निर्धारित किए। पहला उद्देश्य था भारत के साथ व्यापार पर अधिकार कायम करना, जिसमें वह न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदकर अधिक मूल्य पर बेच सकती थी। दूसरी उद्देश्य था भारत की सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर राजस्व पर एकाधिकार करना। इसमें उन्हें इंग्लैंड से धन मांगने की आवश्यकता नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी थे? ऑप्शन 1 है, कृषि क्षेत्र के शेष जनसंख्या का हस्तशिल्प की ओर पलायन की मनोवृत्ति। सेकंड है, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। थर्ड है, अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीयों के हथियार रखने पर पाबंदी। फोर्थ है, देसी रजवाड़ों का पतन। तो इसमें नीचे दिए कूट से उत्तर चयन करें। ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी है 3 और 4, सी है 2, 3 और 4, डी है 1, 2, 3 और 4। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2, 3 और 4। व्याख्या, भारत में हस्तशिल्प उद्योग के पतन के निम्नलिखित कारण थे। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में मुक्त व्यापार की प्रणाली अपनाई, जिसमें ब्रिटिश पूंजीपति एवं व्यापारी वर्ग अपने लिए बाजार व कच्चे माल की प्राप्ति का उद्देश्य रखते थे। देसी रियासतों के पतन से कारीगरों के उत्पादों की मांग कम हो गई। हथियारों पर पाबंदी से इससे संबंधित हस्तशिल्प का विकास अवरुद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन के बहिर्गमन सिद्धांत के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर कौन से सही हैं? फर्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय पूंजी एवं संसाधनों के बहिर्गमन पर 1872 ईस्वी में पुणे में एक व्याख्यान दिया। सेकंड है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण करते हुए महादेव गोविंद रानडे ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है न तो 1 न ही 2। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, न तो 1 न ही 2। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय पूंजी एवं संसाधनों के बहिर्गमन पर 1872 ईस्वी में पूना में व्याख्यान महादेव गोविंद रानडे के द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के बाहर ले जाया जाता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1901 में बजट पर भाषण देते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। धन के बहिर्गमन से तात्पर्य उन समस्त भुगतानों से है जिनके तहत भारत की संपत्ति और संसाधनों का एक भाग ब्रिटेन भेजा जा रहा था और जिससे प्रतिफल में भारत को कोई आर्थिक या भौतिक लाभ नहीं होता था, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है। यहाँ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।